अस्सलाम वालेकुम। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डिस्कशन विद हाउ अ चेंज इन गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी इफेक्ट्स स्टॉक मार्केट। देखिए हमारे मुल्क में स्पेशली, दुनिया भर में भी, कि नई गवर्नमेंट के आने से स्टॉक मार्केट का बड़ा गहरा लिंक होता है, राइट? अच्छा, ये एक मार्केट परसेप्शन है। मैंने इसके ऊपर एक डेवलपमेंट वीडियो भी बनाई थी और ये बड़ा सीखने वाला टॉपिक है। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहाँ से? ज्यादातर गांव देहातों से ही है ना। तो ये एक उसूल है कि जहां से जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलता है, ये नेचुरल बात है यार, हम सब ये करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलता है वो उस एरिया में काम करती ही करती है। तो ये एक मार्केट की परसेप्शन है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो लोग एग्रीकल्चर के वहां पे ज्यादा काम करते हैं। तो नॉर्मली जो फर्टिलाइजर के स्टॉक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टॉक है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ऊपर जाते हैं, राइट? जब जबकि नवाज शरीफ इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसके आने के बाद इंडस्ट्री के शेयर्स ऊपर जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोग हाईली इन्वेस्टेड है, जिनके अपने पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं वो शुगर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो जब वो आते हैं तो शुगर के शेयर्स की प्राइसेस हाईली लाइकली है कि वो ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको बेनिफिट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे नवा ये जरदारी साहब की उनसे दोस्ती है, मलिक रियाज से बहुत दोस्ती है। तो अब ये परसेप्शन होती है, मार्केट इस तरह परसीव भी करती है कि अब मलिक रियाज से लिंक जो भी स्टॉक है जरदारी की गवर्नमेंट आने के बाद ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब है, उनका वो मियां मंशा, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मंशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, निशात मिल्स और ये निशात चुनिया और ये जो सारी कंपनीज है, एमसीबी बैंक, राइट? तो इन सारी ग्रुप के जो ओनर हैं, तो इनके नवाज शरीफ से बहुत करीबी ताल्लुक आते हैं। तो कहते हैं कि जब ये गवर्नमेंट आएगी तो ये ऊपर जा सकते हैं, इनके शेयर्स ऊपर जा सकते हैं, राइट? तो ये मार्केट की परसेप्शन है। अब मैं इस पे जरा तफसीलात बताता हूँ और मैं यूनाइटेड स्टेट्स को उठा के बात करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अक्सर कुछ सालों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, तो इस मसले पे भी बहस होती है। आपको पता है वहां दो मेजर पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन पार्टी, जो कंजर्वेटिव पार्टी भी कहलाती है, राइट? अब रिपब्लिकन पार्टीज जो है ना, यूं समझ लें कि वो कंजर्वेटिव पार्टी है और उनका जो मेजर वोट बैंक है ना, वो टैक्सेस में, रेड नेक्स वालों का मेजर उनका जो वोट बैंक है वो टैक्सेस है। और आप सब जानते हैं कि टेक्सास स्टेट ऑयल एंड गैस का हब है। तो जब रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ऑयल एंड गैस का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ, यानी पब्लिक की परसेप्शन, क्योंकि ये लोग, जब ये लोग आते हैं तो ये लोग परमिशन देते हैं कि ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग करें, जितनी ज्यादा ड्रिलिंग करके जितना ऑयल निकालना है निकालें, और ऑयल एंड गैस की प्राइसेस को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, राइट? क्योंकि इनका अपना वोट बैंक टैक्सेस है। नाउ अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, देखें अब स्क्रीन पे आपके सामने होगी। 2001 में बुश बुश भी रिपब्लिकन पार्टी का था, तो जब वो आया तो उसका अपना भी ऑयल बिजनेस से लिंक था, तो उस टाइम भी ऑयल का फ्यूचर ब्राइट हुआ। अच्छा, और किस तरह कनेक्ट किया जाता है, जरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2001 में बुश आया था तो बुश की गवर्नमेंट में जो उसका वाइस प्रेसिडेंट था, डिक चैनी, राइट? वो एक कंपनी का सीईओ रह चुका था। ये कंपनी, उसका नाम ये था, ये देखें, हेली बर्टन, ये नाम सुना होगा आपने। ये इसका सीईओ रह चुका था, डिक चैनी, पास्ट में। और कहा जाता है, ये आवाज है मार्केट में, कि इसके पास स्टिल उस टाइम भी कुछ शेयर्स इस कंपनी के पड़े थे। तो अब जब बुश साहब आए और उसके बाद यूएस इराक वॉर हुई ना, तो उस वॉर के टाइम पे इस हेली बर्टन कंपनी को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से $7 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। $7 बिलियन। आज तक आप जाके नेट पे पढ़िएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने की वजह ये थी क्योंकि डिक चैनी पावर में था, तो इसने अपनी कंपनी को, अपनी पुरानी कंपनी को, क्योंकि अभी भी इसके ताल्लुकात थे, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो ये मार्केट की एक परसेप्शन होती है कि भाई फला बंदे या फला पार्टी के आने से ये फला चीज चलना शुरू हो जाएगी, राइट? ओके, नाउ इसी तरह और से देखें, डोनाल्ड ट्रंप, अभी ये जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहा था, तो उसके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के वक्त भी उसकी स्पीचेस थोड़ी सख्त थी, राइट? ओके, यानी वो फ्री ट्रेड के कई बार मुखालफत कर रहा था। वो ये वॉल बनाने की बात कर रहा था, ये जो ये इस पे अमेरिका के बॉर्डर पे मैक्सिकन्स को आने के अलाउ नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि बस हमारे सिटीजन्स का ही हम ख्याल रखेंगे, और ये बहुत सारे इस तरह की। तो उस वक्त लोगों ने ये भी परसीव किया था कि अब इसके आने के बाद वॉर्स वगैरह होंगी। तो जैसे ही वो इलेक्ट हुआ था उसी वक्त वेपन इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री, एरोस्पेस, क्योंकि जंग में एरोस्पेस वगैरह यूज होती है, तो उनके शेयर्स ऊपर गए थे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉपर्टी मार्केट का भी किंग माना जाता है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में उसकी बहुत इन्वेस्टमेंट है और अपना बिजनेस बहुत बड़ा है उसका। ट्रंप टावर वगैरह, उसके ये सारे होटल्स वगैरह भी कुछ हैं उसके। तो अगर आप गौर करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया, उसका अपना प्रॉपर्टी का काम है, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो गया। यूं समझ लें कि प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड पी रेशियो, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कॉन्फिडेंस, पी रेशियो बढ़ गया, राइट? देन
तो जहन में बनाए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑयल एंड गैस की सपोर्टर होती है, ऑयल एंड गैस की सपोर्टर होती है, और ये मैंने कुछ आपको इस रिपब्लिकन पार्टी के रिलेटेड कुछ आपको मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए। अब जो डेमोक्रेट पार्टी है, ऑन दी अदर हैंड, डेमोक्रेट पार्टी, ये अब मैं कई सौ सालों की हिस्ट्री यूएस की है कि डेमोक्रेट पार्टी इज ऑलवेज गुड फॉर स्टॉक एक्सचेंज। यानी डेमोक्रेट के दौर में, सुनो, रिपब्लिकन के दौर में 14 टाइम्स रिसेशन आया, देखें यहाँ 14 टाइम्स यूएस में रिसेशन आया इन रिपब्लिकन पार्टीज टाइम, कंपेयर टू ओनली 6 टाइम्स रिसेशन इन डेमोक्रेट्स। यानी डेमोक्रेट्स बाजार मार्केट के लिए अच्छा है, बाजार और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो उसके टाइम उसकी गवर्नमेंट्स में रिसेशन कम आया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के दौर में रिसेशन ज्यादा आया। फिर एक और रिसर्च देखें, रिपब्लिकन पार्टी जब आती है तो उस टाइम S&P जो स्टैंडर्ड पुअर जो बड़ा वहां का इंडेक्स है, जैसे हमारा KC 100 इंडेक्स है, वहां S&P 500 इंडेक्स है, तो उसका एवरेज रिटर्न निकाला गया ना तो 6.2% आया। किस दौर में? रिपब्लिकन के दौर में। जबकि डेमोक्रेट के दौर में उसका रिटर्न आया 11.2 या 11.5%। देखें, तो डेमोक्रेट पार्टी बाजार के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा अच्छी रही है, यूएस बाजार के लिए। और एग्जांपल सुने, ओबामा ने जनवरी 2009 में जब ज्वाइन किया था, ओबामा भी डेमोक्रेट पार्टी का था, तो उसके फौरन बाद मार्च 2009 से स्टॉक मार्केट ऐसी चली, यूएस की मार्केट बहुत पीक पे गई थी। देखें अगर आप जाके नंबर्स सर्च करें। अच्छा, डेमोक्रेट पार्टी का नॉर्मली ये स्लोगन होता है कि वो कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए काम करती है, और अक्सर हेल्थ, यानी आम आदमी को बेनिफिट्स बहुत देती है। हेल्थ केयर के बेनिफिट्स भी इनके दौर में बढ़ाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, जो लास्ट ओबामा का टाइम आया था, तो ओबामा हेल्थ केयर, ये बड़ा मशहूर नाम है, किसी भी यूएस में रहने वाले से पूछेंगे तो फौरन बताएगा ओबामा हेल्थ केयर लॉन्च हुआ था। तो अब नॉर्मली जब ये लोग जब हेल्थ केयर वगैरह पे काम करते हैं ना, तो जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साल होता है, तो उस साल पहले ही एक्सपेक्टेड होता है कि अगर ये डेमोक्रेट पार्टी आई तो हेल्थ एंड केयर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और हेल्थ एंड केयर बढ़ाई जाएगी, तो मेडिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स ब्राइट हो जाते हैं, उनकी शेयर्स ऊपर जाएंगे। सही है। देन अच्छा, ये भी बड़ी अहम लाइन है, देखें, बताएं, मार्केट ये परसीव करती है कि रिपब्लिकन पार्टी, तवज्जो, रिपब्लिकन पार्टी के जो काम है वो ऑयल एंड गैस है, यानी वो ऑयल एंड गैस को प्रमोट करती है, राइट? एनर्जी की किस चीज को? ऑयल एंड गैस इज सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? जबकि डेमोक्रेट पार्टी ऑयल एंड गैस को इतना सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो हमेशा ऑल्टरनेट, यानी ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीजों पे जाते हैं, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इस पे ज्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नॉर्मली जब डेमोक्रेट पार्टी आती है तो उस टाइम विंड एनर्जी और दूसरे जो सोलर एनर्जी, इनके शेयर्स हैं, ये ऊपर जाते हैं। देन अभी भी जो इनकी कंपेन का जो लास्ट, ये जो 2020 में जो बर्नी है, जो उससे रिलेटेड है, डेमोक्रेट पार्टी से रिलेटेड है, तो वो अभी भी अपनी कंपेन में यही बात कर रहा है कि हम लोग लो वेज अर्नर्स की, और सुनना, लो वेज अर्नर्स की वेज इंक्रीज करेंगे। अब जरा एक बात सोचें, एक बंदा जो बिल्कुल लो वेज अर्नर होता है, और वो जैसे ही अमीर होना शुरू होता है ना, तो वो डायरेक्ट एक सेकंड में वो मर्सिडीज और वो BMW नहीं खरीद लेता, बल्कि जब एक गरीब आदमी जिसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती, इसकी तो गरीब आदमी जिसकी लो वेज है, उसकी तो जरूरियात ही पूरी नहीं हो रही होती, तो जैसे ही वो उसके जेब में पैसे आके गिरते हैं ना, तो पहले वो अपनी बेसिक जरूरियात और हाउस होल्ड, इन चीजों पे ज्यादा खर्च करता है। सही है। तो आप जरा सोचें, जब बर्नी और ये डेमोक्रेट पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, सुनिएगा, कि हम लो वेज अर्नर्स की वेज बढ़ाएंगे, तो लो वेज अर्नर्स की वेज बढ़ेगी, तो लो वेज अर्नर्स, जब भी लो वेज अर्नर्स की वेज बढ़ती है, तो वो ज्यादा कंज्यूमर स्टेपल गुड्स पे खर्चा करता है, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर स्टेपल गुड्स से रिलेटेड या हाउस होल्ड से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो उसमें जो दो मशहूर नाम आते हैं, वो पीएनजी और जेएनजे, जॉनसन एंड जॉनसन, पीएनजी और जेएनजे के स्टॉक्स ब्राइट नजर आते हैं जब डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आने वाली होती है। सही है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है, अब अल्लाह करे आपको समझ में आए, जरा इसको गौर से सोचना आराम से। डेमोक्रेट पार्टी डेमोक्रेट पार्टी जब भी आते हैं, उसकी वजह से डॉलर को ये लोग वीक करते हैं, हमेशा फ्री ट्रेड को अलाउ कर देते हैं, जबकि जबकि रिपब्लिकन पार्टी के दौर में डॉलर स्ट्रांग होता है, यानी सोचें दूसरी करेंसीज वीक होती हैं, जबकि डेमोक्रेट के दौर में डॉलर वीक होता है। तो डॉलर वीक होता है तो गुड फॉर एक्सपोर्ट, अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। भाई आपकी करेंसी वीक होती है तो दूसरे मुल्क में, दूसरे कंट्रीज में आपकी चीज सस्ती पड़ती है, और जब दूसरे मुल्कों में आपकी चीज सस्ती पड़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो डेमोक्रेट के दौर में एक्सपोर्ट्स, जो कंपनीज यूनाइटेड स्टेट से एक्सपोर्ट्स कर रही हैं,
जो कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स से एक्सपोर्ट्स करी उनके लिए बेनिफिशियल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से एक्सपोर्ट में अगेन पीएनजी और जेएनजे, इनकी गुड्स वर्ल्ड वाइड बिकती हैं, तो नॉर्मली इनको इस तरह भी फायदा होगा। यानी आप यूं समझ लें कि डेमोक्रेट्स के टाइम पे अगर आपने पीएनजी और जेएनजे का स्टॉक लिया हुआ है तो आप हाईली लाइकली हैं कि आप उसमें कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, राइट? ओके, राइट। अब ये देखें, ये सब बातें अच्छी हैं, ये आपको आनी चाहिए। देखें, ये नॉर्मल मार्केट का ध्यान है, लेकिन कभी कभार इसके एक्सेप्शंस भी होती हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, मैंने अभी ये बोला कि यार पीपल्स पार्टी के ऊपर, मैंने बोला पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फर्टिलाइजर के शेयर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा, इधर देखें, 2008 से लेके पाकिस्तान में 2013 तक ये पीपल्स पार्टी का टाइम था ना। 2008 से 2013 ये पीपल्स पार्टी का टाइम था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी। और इसमें वाकई फर्टिलाइजर के शेयर ऊपर गए, लेकिन उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह क्या है कि इस बीच में फ्लड्स सिंध में आए थे, सैलाब, फ्लड आया था। तो कॉमन सेंस की बात है, जब फ्लड आएगा, सैलाब आएगा, तो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो उस जगह पे काम करेगी, उस जगह स्पेंडिंग करेगी। तो बोला फर्टिलाइजर ने ऊपर जाना ही था, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कमाल है? ये तो एक वजह आ गई ना, राइट? तो इस तरह लोग इसको चैलेंज भी करते हैं। इसी तरह कभी कभार ऐसा भी, ये देखें, मैंने कहा कि रिपब्लिकन के दौर में ऑयल वगैरह, ऑयल को बूम मिलता है। लेकिन अभी जो रिपब्लिकन का दौर था, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टाइम था, ये 2016 के 17 के बाद वाला ये जो सारा ईरा था, इसमें इसमें ऑयल प्राइसेस डाउन थी, ऑयल प्राइस तो डाउन थी, जबकि रिपब्लिकन तो ऑयल एंड गैस के लिए काम करते हैं। तो उसकी भी एक वजह है कि इनको रशिया को गिराना था, इसीलिए रशिया के टसल में इन्होंने जानबूझ के ऑयल सप्लाई बढ़वाई सऊदीया से कह कह के, और इस वजह से भी प्राइस गिरी। तो एक कोई कई बार इस चीज को एनालिस्ट बोलते हैं डेटा नॉइस। ये जो मैंने आपको ये वर्ड यूज किया है ना, इसको बोलते हैं डेटा नॉइस। तो कई बार आपको एग्जैक्ट कोरिलेशन मिलती भी नहीं है, या कोई ऐसी वजह नजर आ जाती है जो जो फिर कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो काम करती, राइट? तो बहरहाल, लेकिन स्टिल ये वाले सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा, इसको भी सुने। मैंने जैसे उसका एग्जांपल दिया ना आपको, ये डिक चेनी का, इसकी एग्जांपल दी थी ना मैंने यहाँ, हाँ, ये रहा। तो ये चीज भी बड़ी काउंट की जाती है, इसको भी सुनिएगा और इस पर रिसर्च कीजिएगा कि कई कंट्रीज में ऐसा होता है, जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, आर्मी के रिटायर्ड मेजर्स होते हैं, मेजर तो नहीं, जनरल और बड़ी पोस्ट के, उनको लोग अपनी कंपनी का सीईओ बना लेते हैं। बड़े अंडर डेवलप्ड नेशन में ये होता है, हमारे मुल्क में भी ये होता है, हर जगह होता है। उसकी वजह ये होती है कि आर्मी का कोई बहुत सुपर हिट पोस्ट का आदमी होता है, तो उसने कितने लोगों को, जो एक्सपर्ट बंदा होता है, उसने कितने लोगों की ट्रेनिंग्स की होती है। तो अब तो वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसके सारे स्टूडेंट्स तो अभी एक्टिव पोस्ट पे है ना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। तो आप उसको अपनी कंपनी का सीईओ बना लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। उसके कॉन्टैक्ट्स ही इतने होते हैं जो आपको हर चीज से निकाल देगा। इसकी बेतहाशा मिसालें। कई बार ऐसा होता है कि आप कार कंपनीज ऐसी होती हैं, दुनिया भर में ऐसा है कि कुछ कार या ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सीईओ बना दिया जाता है इनको। तो अब आर्मी को जितनी भी गाड़ियां चाहिए होंगी, या आर्मी को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे, तो वो आपके थ्रू जाएंगे। आपने इतने बड़े लेवल के बंदे को अपना सीईओ बना दिया, तो ये सब चलता है। ठीक है, मैं नाम अभी एग्जैक्ट कोड नहीं करा, लेकिन ऐसा होता है, राइट? अब एक बहुत ही अहम तरीन इश्यू है जिसका नाम है डिविडेंड्स। तवज्जो फरमाइएगा, डिविडेंड्स। देखें, आपको डे वन पे ही सुभान भाई ने बताया होगा कि एक आम आदमी ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्ट क्यों करता है। उसको दो तरह के रिटर्न मिल रहे होते हैं, एक मिल रहा होता है कैपिटल गेन, सस्ता खरीद के महंगा, और दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड यानी कंपनी अपने प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो आपको मिलता है, राइट? दूसरा होता है डिविडेंड। अब कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो डिविडेंड अनाउंस करती है ना, वो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू करती है। देखें, यहाँ देखें, आपको डे वन पे उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में सुभान भाई ने बताया होगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, नॉर्मली 99% कंपनीज की फेस वैल्यू ₹10। ये देखें, फेस वैल्यू ₹10। तो आए दिन हम ये सुनते रहते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होगा कि यूं लिखा हुआ आता है कि पीएसओ ने 300% डिविडेंड दिया है, पीएसओ हैज डिक्लेयर्ड 300% डिविडेंड। तो आम आदमी कहता है, यार क्या डिविडेंड है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो डिविडेंड अनाउंस होता है ना, ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ये एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू ₹10, और अगर कंपनी ने ₹30 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ₹30 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तवज्जो से सुने, 300% हो गया ना।
भाई कंपनी लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इदारा डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू करेगा, फेस वैल्यू। तो ₹10 की फेस वैल्यू है, ₹30 का डिविडेंड दिया तो 300% बना। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने मार्केट से पीएसओ का शेयर खरीदा है ₹300 का, ₹300 की मार्केट प्राइस है, पीएसओ की शेयर की मार्केट प्राइस है ₹300। तो मैंने तो बाजार में ₹300 का शेयर देके खरीदा है ना, फेस वैल्यू पे थोड़ी मिलता है शेयर, शेयर तो मार्केट प्राइस पे मिलता है, जितने प्राइस पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। तो मैंने एज एन इन्वेस्टर ₹300 का शेयर खरीदा है और मुझे ₹300 पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ देखो, मुझे ₹30 का डिविडेंड मिला है। और से देखें, तो अब जरा देखें मेरा व्हाट इज माय रियल रिटर्न। माय रियल रिटर्न इज, मैंने ₹300 लगाए थे, उस पर मुझे 30 में मिला, इट्स जस्ट 10%। तो ये है मेरी यील्ड, ये है मेरी यील्ड, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर में आती है मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है, और ऊपर आता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस आती है और ऊपर आता है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तवज्जो से सुनते रहिएगा। सर क्या ये डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट रेट से भी कंपेयर होता है, आप इसको आराम से सोचें। देखें, इस वक्त मैंने जो आपको लेटेस्ट से एक ख्याली तौर पे पीएसओ की एक डिविडेंड यील्ड निकाल के दी है कि ₹300 का शेयर है, उस पर ₹30 का डिविडेंड मिला है, ₹300 आपने शेयर में इन्वेस्ट किए थे, उस पर आपको ₹30 डिविडेंड मिल रहा है, तो 10% रिटर्न मिल रहा है। अब आप इसको बैंक की इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करोगे कि यार बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट भी 10% के आसपास है, तो अगर आप बैंक में पैसा लगाते हो तो साल के एंड पे 10% मिलता है, और शेयर्स में पैसा लगाते हो तो भी 10% का डिविडेंड मिल रहा है, तो यार फिर तो शेयर अच्छा हुआ ना। क्योंकि शेयर से डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल गेन भी होता है, शेयर में अचानक से छक्का भी तो लगता है, शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करने से कैपिटल गेन भी तो मिलता है। तो अगर किसी शेयर की डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट रेट जितनी है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको डिविडेंड की फॉर्म में इतना सारा मिल रहा है, तो फिर कैपिटल गेन तो अलग होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट तो एकदम मूव भी होती है, अप डाउन दोनों होती है। तो यार अगर एक अच्छा डिविडेंड का परसेंटेज मिल रहा है तो दैट्स एक्सेलेंट। अब यहाँ पे एक बेसिक इन्वेस्टमेंट टेक्निक सीखें। देखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो ना, तो हमेशा आपको पता है, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी। अब यहाँ से मैं बहुत अहम बातें करूंगा, प्लीज बहुत गौर से सुनना। पाकिस्तानी मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट्स हमारी, आप 2008 भी देखा है आपने, 2017 भी देखा है, भाई 2-2 3-3 साल के लिए भी गिर जाती है। अभी 2017 से मार्केट गिरी हुई है, तो अरसा अरसा गिरी रहती है। तो अब जरा एक बात सोचें, जब मार्केट गिरने वाली आवाजें आ रही हो ना, और वैसे नॉर्मली हमारी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तो रिकमेंडेशन ये कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सुनो इधर देखें। अच्छा, ये पहले मैं बता दूं कि इक्विटी में शॉर्ट टर्म नहीं भाई, लॉन्ग टर्म वाला ही अगर आपका ध्यान है तो आप जाएं। इक्विटी में आप तभी जाएं जब आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला ध्यान है, जब आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला ध्यान है तो आप इक्विटी में जाएं, वरना आपके लिए इतना बेहतर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, यानी आपके अंदर बर्दाश्त होल्ड करने की हिम्मत है तो इक्विटी में जाएं, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, प्लीज। अच्छा आप सुने, एक शेयर है, वो इस वक्त ₹100 का चल रहा है, ₹100 का चल रहा है, और उस शेयर की पिछले कई सालों की हिस्ट्री ये बोल रही है कि वो शेयर ₹11 के आसपास डिविडेंड देता है। ₹100 की उसकी बाजार में प्राइस है, और उसकी पिछले 5 या 10 साल की हिस्ट्री ये कहती है कि ₹11 पर ईयर का डिविडेंड देता है। तो इस हिसाब से उसका यील्ड बन रहा है 11%। ओके, ठीक है। इस वक्त मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट मुल्क में चल रहे हैं, इधर देखें, मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9%। तो भाई इस शेयर का यील्ड ही 11% है, तो एक्सेलेंट है। अब आपसे किसी ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो मार्केट गिर भी तो जाती है, मैंने कहा गिरने दो। सुनो, मैंने ₹100 का शेयर लिया था और उस पर ₹11 का रिटर्न मिलेगा। मैं अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सोचूंगा जो मैंने ₹100 लगाई थी, तो उस पर 11 का मुझे हर साल रिटर्न मिलेगा ऑलमोस्ट। अब अगर स्टॉक मार्केट में खतरा है और स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस गिर के 50 भी हो जाए, स्टॉक मार्केट अप डाउन होती है भाई, बहुत 100 से 50 होना, इसका मतलब क्रैश हो जाना। अगर क्रैश होके 50 में भी आ गई तो भी कंपनी बंद थोड़ी होगी, मार्केट के हालात खराब हुए, कंपनी तो चल रही है ना, तो कंपनी तो वही ₹11 का डिविडेंड देगी। मैं यूं सोचूंगा कि मैंने ₹100 लगाए थे, उस पर हर साल मुझे 11 मिल रहा है, मैंने जो ओरिजिनली ₹100 लगाए थे और उस पर हर साल मुझे ₹11 मिल रहा है, तो मेरा 11% का रिटर्न तो आ रहा है हर साल। क्या जरूरत है मुझे बेचने की? ₹50 पे आ गया, चुपचाप शेयर को क्यों देख रहे हो? आप तो अपने एनुअलाइज रिटर्न अगर आपको 11% मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। और फिर एक आध साल में ये रूटीन है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, शेयर गिर के दोबारा जब मार्केट उठती है तो वापस आ जाता है। तो आपने अच्छा खासा अपना मार्केट इंटरेस्ट रेट से ऊपर यील्ड तो कमा रहे हो आप।
तो बेहतर है उन शेयर्स में इन्वेस्ट करो जिनकी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, उन शेयर्स में इन्वेस्ट करो जिनकी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, कि अगर वो शेयर की प्राइस आधी भी हो जाए आपको कोई मसला नहीं, आपको दूध पीते रहो, आप दूध अंदर अंदर से डिविडेंड तो निकल रहे हैं ना, और वो डिविडेंड हेल्दी है, यानी वो मार्केट इंटरेस्ट रेट के आसपास के डिविडेंड है, तो समझ लो आपने फिक्स रेट पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, खुश रहे। आप क्यों देख रहे हैं शेयर प्राइस को, बंद कर दें स्क्रीन। अब हमारी मार्केट के जो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है ना, वो ये है, जैसे एफएफसी है। एफएफसी ऑलमोस्ट, मैं एवरेज शेयर प्राइस की बता रहा हूँ, 100 रुपए के आसपास रहती है, 100 भी हो जाती है, 110। एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर, इसको देसी जबान में स्टॉक मार्केट की बोलचाल में बोलते हैं बड़ा फौजी, इस शेयर को बोलता है, इस शेयर को बोलते हैं बड़ा फौजी। सुने, तो ये 100 रुपए के आसपास रहता है, 100 रुपए के आसपास रहता है, 90, 95, 80, 85, 105, 110, और इसका एवरेज डिविडेंड 11 रुपए 10 रुपए का होता है। तो यार ये ऑलमोस्ट 11% की या 10% की यील्ड है, विच इज वेरी गुड, राइट। इसी तरह एफएफबीएल छोटा फौजी कहलाता है। ई फर्ट एंग्रोफर्ट का ये जो शेयर है ना, ये आजकल अभी 60 रुपीज का हो गया है, और यूं समझ लें कि इसने लास्ट ईयर 13 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो यार 13 रुपए और 60 या 12 रुपए भी अगर आप लगाएं तो इसका समझ लो 20% के करीब यील्ड है, इसकी 20% के करीब यील्ड है, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड यील्ड, वेरी गुड यील्ड, सही है। इसी तरह ये एक शेयर है डीसीआर, डॉलमेन क्लिफ्टन रीट, डॉलमेन मॉल का जो शेयर है, ये प्रॉपर्टी मार्केट। तो ये शेयर भी ₹10 या 11 के आसपास होता है, और ये इसकी मार्केट प्राइस है 10 या 11 रुपए के आसपास होता है, और इसके सालाना डिविडेंड 1.4 भी होते हैं, कभी कभी 1.2, कभी 1.1। तो यार अगर आप देखो ना, 10 या 11 रुपए के आसपास है और 1.2 1.1 है, तो इसकी 11-12% की यील्ड है, इसकी भी 11% तक की यील्ड है, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट बैड, यानी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इन शेयर्स की यील्ड है यार। इसी तरह पाकिस्तान में, अच्छा याद रखना, डीसीआर एक ऐसी, ये जो डॉलमेन क्रिप्टन रीट है ना, ये एक ऐसा, इनके डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के साथ इनका ये एग्रीमेंट है कि ये जो भी कमा रहे हैं इनको 90% डिविडेंड बांटना है। अगर इन्होंने 90% डिविडेंड जो कमा रहे हैं उस कमाई का 90% नहीं बांटा तो इन पे टैक्स लग जाता है। तो यहां से मैंडेटरी है कि डिविडेंड देना ही देना है, इनके ऊपर मैंडेटरी है कि इन्होंने डिविडेंड देना ही देना है, इनके ऊपर मैंडेटरी है कि इन्होंने डिविडेंड देना ही देना है, राइट। तो ये एक बड़ी सेफ बेट होती है कि आप इनमें लगा लें तो एक अच्छा आपको सॉलिड रिटर्न मिल रहा होता है। फिर ये ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज, ईएनपी कंपनीज, मैंने कहा था पीओएल, पीओएल है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, इनके अंदर भी इनके भी रिटर्न्स, इनके भी अच्छे डिविडेंड होते हैं। जैसे पीओएल इज वेरी गुड फॉर डिविडेंड, पीओएल इज एक्सेलेंट फॉर डिविडेंड, यानी वन ऑफ माय फेवरेट पिक, बहुत जबरदस्त है ये पीओएल, पाको बोलते हैं इसको। इसको देसी स्टॉक मार्केट की लेमैन लैंग्वेज में शेयर का नाम है पाको खरीद, हाँ इतने हजार पाको खरीद ले, पाको बोलते हैं इसको, पीओएल को। तो इसके भी बड़े अच्छे, इसके भी डिविडेंड्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं तुम्हें एक फंडा सिखाता हूं, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। देखें, ये यील्ड्स हमेशा कंपेयर हो रही होती है मार्केट इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि इंटरेस्ट भी फिक्स मिल रहा होता है, एक रिटर्न होता है परसेंटेज, और ये भी एक परसेंटेज होती है, सही ना, कैश रिटर्न, इंटरेस्ट भी कैश होता है, ये भी कैश होता है। अब देखें, एफएफसी का 11% का रिटर्न है, और हमारे मुल्क में एक दौर बीच में अभी 2018-19 में इंटरेस्ट रेट बहुत बड़े थे, क्योंकि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी थी, अगर आप लोगों को याद हो, आईएमएफ ने हमें जो लोन्स वगैरह दिए थे बीच में, और डॉलर को भी 160 तक लेके गए थे, और ये सारा जो गेम हुई थी, तो उसमें इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाने पड़े थे। तो अब आप यूं समझें कि इंटरेस्ट रेट था 12%, ये देखें इंटरेस्ट रेट मुल्क में था 12%, और एफएफसी की यील्ड 11% है। लेकिन फिर कोविड-19 के आने की वजह से दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट गिरे, क्योंकि इकोनॉमीज एकदम बैठ गई। तो अब इंटरेस्ट रेट 12 से, समझ लो इधर देखो 8% हो गया, इंटरेस्ट रेट 12 से 8% हुआ। जैसे ही जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई ना कि इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, उसी वक्त एफएफसी का शेयर एकदम घोड़ा हो गया, एफएफसी ऊपर गया, ईफर्ट ऊपर गया, डीसीआर, ये सारे शेयर ऊपर गए। क्यों? क्योंकि यार जरा सोचो, जब इंटरेस्ट रेट 8% है और ये शेयर्स 11% दे रहे हैं, तो ये शेयर्स तो जबरदस्त हो गए ना, एक्सेलेंट हो गए यार, इंटरेस्ट से भी ऊपर निकल गए ये लोग। तो एकदम इन शेयर्स में बाइंग आई और इनकी शेयर प्राइस ऊपर गई, इनकी शेयर प्राइस ऊपर गई। नहीं समझे बेटा, इंटरेस्ट रेट से ये डिविडेंड यील्ड हमेशा कंपेयर होंगी। तो अगर पहले मुल्क में इंटरेस्ट रेट 12% था और आप 12 से एकदम 8% हुआ,
तो इंटरेस्ट रेट फिक्स इनकम की इन्वेस्टमेंट तो बेकार हो गई। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न अच्छा हुआ ना 11% का। तो एकदम जैसे ही इंटरेस्ट रेट कभी भी गिरेगा ना, तो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो हैं वो उसी वक्त रैली करेंगे, वो उसी वक्त ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा। तो ये उसूल कभी नहीं भूलना। आपको अगर ये न्यूज पहले से पता हो या कोई एनालिस्ट आपको बता रहा हो ना कि यार अगले कुछ दिनों में इंटरेस्ट रेट गिरने के, जैसे यहाँ कोविड की वजह से पहले से ही पता लग गया था कि भाई अब इकोनॉमी की हालत बिगड़ गई, बैठ गई थी इकोनॉमी, तो ऐसी सूरत हाल में इंटरेस्ट रेट गिराने ही गिराने, तो आपको पहले से ये वाले शेयर्स खरीदेंगे जिनका यील्डिंग अच्छा है, जिनका यील्डिंग डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। ओके, नाउ जबरदस्त। अब भाई एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने कहा ना कि आप कई सालों के डिविडेंड की हिस्ट्री देखते हो कि एक कंपनी ने पिछले 5-6 साल से इतना डिविडेंड दे रही है, हर साल 11-11 रुपए या 10-10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, वो बिल्कुल देखना। लेकिन भाई आप पास्ट डिविडेंड को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्लीज जागे। आप पास्ट को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। आप तो आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलेंगे ना। तो क्या जरूरी है कि पास्ट में जो कुछ हुआ था वही फ्यूचर में होगा? नो, बिग नो। भाई कभी कभार हालात बदल जाते हैं, जैसे कोविड, कोविड की एग्जांपल आपके सामने। ये कोविड की वजह से तो दुनिया हॉल्ट हो गई थी ना, हॉल्ट हो गई समझ लो। तो ऐसी सूरत हाल में एक कैश, एक क्रेडिट क्रंच, कैश का एक बहुत बड़ा मसला आया कि दुनिया, कंपनीज के कैश फ्लोज बेदर्दी से डिस्टर्ब हो गए यार। आप तो अब जब बुरी तरह कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो गए तो डिविडेंड कैश की फॉर्म में तो देती है, तो अब कंपनी के जेब में पैसे ही नहीं होंगे, डिविडेंड कैसे देगी? तो अब आप भी अब सारे एनालिस्ट अपना रिवीजन कर रहे हैं, अपना अपनी जो उनकी प्रिडिक्शन है वो रिवाइज कर रहे हैं भाई, कि अगर पिछले साल 11 रुपए दिया था, इस बार 5 रुपए कंपनी डिविडेंड देगी, 6 रुपए देगी। पूरी कैलकुलेशन होती है भाई, एक एक रुपए की कैलकुलेशन करते हैं लोग कि अब कंपनी का इतने पैसे ही नहीं होंगे। तो ये याद रखना कि पास्ट डिविडेंड्स अगर दिए गए हैं तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी वही डिविडेंड्स आए। इस बात को जहन में रख लेना, ठीक है? अब बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, प्लीज गौर से सुनना। ये देखें, ये यहां से एक नई चीज शुरू कर रहा हूं। सम टेक्निक्स ऑन हाउ टू चेक कंपनीज डिविडेंड स्ट्रेटजी एंड एबिलिटी। भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पहले से पता लग जाता है कि ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है या नहीं देने वाली, यानी ये वाकई आपको अगर डिविडेंड चाहिए ना तो ये फैक्टर्स देखें। इफ कंपनीज कंट्रोलिंग ओनर्स आर आउटसाइड पाकिस्तान। आपको सुभान भाई ने शुरू में बताया होगा, जो शुरू की हमारी क्लासेस हैं, कि पेरेंट और सब्सिडरीज बताई होंगी कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही होती, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। जैसे ये एक्स कंपनी है ना, तो इसके 80% शेयर्स इस किसी और कंपनी के पास है, तो ये 80% इस 50% प्लस, तो दैट मीन्स ये पी कंपनी इस एक्स कंपनी को कंट्रोल कर रही है। तो बाकी 20% शेयर्स स्टॉक मार्केट में होते हैं। यानी स्टॉक मार्केट में जो हम लोग, मैं और आप शेयर्स खरीद रहे होते हैं, वो नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स होते हैं, उनमें कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोलिंग ओनर्स अलग ही होते हैं, कंट्रोलिंग ओनर्स अलग ही होते हैं। तो अब देखो, कई बार ये कंपनी एक्स कंपनी, ये पाकिस्तान में लिस्ट है, लेकिन इसके 80% शेयर्स किसी बाहर मुल्क के किसी कंपनी के पास है। एक कंपनी एक्स कंपनी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इसके 80% शेयर्स किसी बाहर मुल्क की किसी कंपनी के पास है, और 20% शेयर्स हमारी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सही है? तो अब अक्सर ऐसा होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनके पास ये कंपनी पूरी पूरी फॉरेन फॉरेन में पेरेंट कंपनी होती है, तो उनको, उनकी नॉर्मल पॉलिसी होती है, वो यहाँ से डिविडेंड निकाल के ले जाते हैं। उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो रूटीन डिविडेंड निकाल के लेके जाते हैं। उनका गवर्नमेंट से मुआहदा होता है कि भाई हम इसी शर्त पे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप हमें निकालने की परमिशन दोगे। तो उनके आप हिस्ट्री देखें, वो कंटिन्यूअसली डिविडेंड निकालते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक कंपनी थी, हिस्ट्री में मुझे याद है, मैंने इस कंपनी में खुद भी इन्वेस्टमेंट किया था, एरोक्रामा पाक के नाम से। फिर इसका नाम भी चेंज हुआ था, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, एरोक्रामा पाक के नाम से। ये 300 रुपए का भी शेयर होता था, और फिर ये साल का 50-50 रुपए डिविडेंड देती थी, 50-50 के हिसाब से डिविडेंड देती थी। ऐसा इतना जोरदार ये लोग डिविडेंड निकालते थे, राइट? ओके। और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन में ये शेयर चलता था, ईयर एंड से पहले पहले ये शेयर एकदम चलता था बहुत जबरदस्त तरीके से, राइट? तो याद रखना कि अगर ओनर्स बाहर हो, इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये देख लें, यहां मैंने लिखी हुई है कहीं, ये यस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक फॉरेन बैंक है, याद रखना। बाकी सारी हमारे यहाँ लोकल बैंक हैं, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक मल्टीनेशनल बैंक है पाकिस्तान में। तो अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ना, वो अब मजीद अपने आप को एक्सपेंड नहीं करना चाह रही पाकिस्तान में, और उन्होंने जो कुछ इन्वेस्ट किया था वो कमा भी चुके हैं। तो अब उनकी पॉलिसी ये है कि जितना प्रॉफिट होता है ना, उसका 80-90% निकाल लेते हैं, 80-90% डिविडेंड की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, फॉरेन ओनर्स हैं, ओनर्स मल्टीनेशनल है तो ओनर फॉरेन है, तो वो लोग, उनकी पॉलिसी है कि यार अगर 3 रुपए का ईपीएस आ रहा है तो उसमें से ढाई ढाई रुपए तक का डिविडेंड निकाल लो।
यानी मेजर अमाउंट वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब वो लोग विड्रॉ करेंगे तो सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपने भी वो शेयर खरीदा हुआ है तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। तो ये याद रखना, ग्रुप स्ट्रक्चर देख के पता लग जाता है कि अगर पेरेंट कंपनी बाहर है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स बाहर है, तो वो नॉर्मली रूटीन पैसे बाहर निकालते हैं, उनका गवर्नमेंट से मुआहदा भी होता है। देन सेकंड एग्जांपल, इफ कंपनीज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, भाई हमारी स्टॉक मार्केट में बेतहाशा कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। जैसे पूरी ऑयल की चेन में पीओएल, पाकिस्तान नाम ही पी से शुरू हो रहा है, पीओएल, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। पाक रिफाइनरी, पीआरएल जिसको बोलते हैं पाक, ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। तो भाई जरा गौर से सुनना, गवर्नमेंट को जब भी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट के हमारे बेचारी गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए पैसे की सोर्स ऑफ इनकम इन कंपनीज के डिविडेंड है। तो कंपनीज हर क्वार्टर पे कुछ कंपनीज के जेब से डिविडेंड निकालती है गवर्नमेंट। तो आपको पहले से पता होता है कि आपने अगर इनके शेयर्स खरीद लिए तो गवर्नमेंट हर हाल में डिविडेंड निकालेगी, तो आपके जेब में भी आ जाएंगे, आपके जेब में भी आ जाएंगे डिविडेंड, सोचें। तो इसी तरह ये एचबीएल बैंक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एचबीएल बैंक से, एचबीएल बैंक में अगर आप शेयर्स ले लें तो इसके इसके अंदर भी नॉर्मली एक रूटीन डिविडेंड निकलता है, रूटीन डिविडेंड निकलता है। इसी तरह ये जो ऊपर नाम लिखे थे मैंने कौन से, पीओएल, ये देखा ना, पीओएल, पीपीएल, ओजीडीसी, तो इस पे इससे इससे भी गवर्नमेंट रूटीन 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 डिविडेंड निकलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बहुत ओपन वर्ड्स में कह दूं कि ये जो ऑयल की चेन्स वाले स्टॉक्स है ना, पीपीएल, पीओएल, पीएसओ, भाई इनके साथ एक बड़ा मसला चल रहा है सर्कुलर डेट का। मैंने अभी सर्कुलर डेट पे रिसेंटली एक छोटी वीडियो भी बनाई है, वो बड़ी जबरदस्त वीडियो है, मैं आप लोग को सबको सेंड भी करूंगा। सर्कुलर डेट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उसकी रीजनिंग भी लिखी है। तो भाई मसला ये है कि आजकल इनमें से पीपीएल वगैरह के डिविडेंड बहुत गिर गए हैं। पिछले कुछ सालों में पीपीएल का डिविडेंड गिर गया है, क्योंकि पीपीएल माल बेच तो रहा है, उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट, लेकिन बदले में पैसा नहीं मिल रहा। बदले में सिर्फ रिसीवल 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 क्रिएट हो रहे हैं। अभी बीच में एक 6 महीने ऐसे भी गुजरे हैं लास्ट, कि पीपीएल ने उस 6 महीने में जितना प्रॉफिट क्रिएट किया है ना, यानी पीपीएल ने उस 6 महीने में जितना इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाया है, उससे बड़ा उसका रिसीवल क्रिएट हुआ है। यानी उससे ज्यादा तेजी से तो रिसीवल बढ़ा है। यानी सारा काम ही उधार पे हो रहा है, जेब में पैसे आ ही नहीं रहे। अल्लाह के बंदो, जब पैसे ही नहीं आएंगे, जब पैसे ही नहीं आएंगे तो आगे कंपनी डिविडेंड कैसे देगी? डिविडेंड कैश की फॉर्म में दिया जा रहा है, डिविडेंड कैश की फॉर्म में दिया जा रहा है। तो कंपनी के जेब में नोट होना, कैश होना बहुत जरूरी है, इस बात को जहन में रखना। तो ये वाली जो कंपनीज है ना, जो पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह, ये अभी सर्कुलर डेट की जद में आई हुई है, सर्कुलर डेट की जद में आई हुई है। तो आजकल अब आप इनसे इतना ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना। अब तो आप गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में ले सकते हैं, क्योंकि वहां से गवर्नमेंट मैंडेटरी डिविडेंड निकालती है। फिर मैंने एक तीसरी बात क्या लिखी है, ये भी एक फैक्टर देख लेना, सम टाइम इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। मैंने इसकी एग्जांपल है डॉलमन क्लिफ्टन रीट, डॉलमन क्लिफ्टन रीट, ये जो डॉलमन मॉल वाला शेयर है, सही है। तो इनका एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि इनको 90% डिविडेंड निकालने ही निकालने, इनको 90% डिविडेंड यानी डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने, अगर नहीं करेंगे तो इन पर टैक्स लग जाएगा। तो अब ऐसे में कंपलसरी आपको मिलेगा। अच्छा, एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको यहाँ। हाँ, आईपीपीज, मैंने पिछले दिनों समझाया था, आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। आईपीपीज पाकिस्तान में अगर पावर कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें तो पावर कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। उसके पीछे एक वजह है, आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पाकिस्तान में जो प्लांट लगता है ना, उसकी लाइफ होती है 30 साल, 30 साल की लाइफ होती है। तो बस उनकी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई होती है, अब उनको मजीद आगे एक्सपेंड नहीं करना होता। यानी आईपीपी एक बार बन गया तो बस वो उसी हाल में रहता है, उसको अब मजीद, इधर देखें, मजीद उनको री इन्वेस्ट नहीं करना होता, उनको री इन्वेस्ट करके अपने आप को एक्सपेंड नहीं करना होता, बस वो उतना ही रहता है। तो इसका मतलब अब जो भी कमाई है वो खाओ, वो निकाल के खाओ जो भी, और इनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आईपीपीस को गवर्नमेंट ने पावर प्लांट वालों को अट्रैक्शन देने के लिए, कि मुल्क में लोग बाहर का गोरा भी आके पावर प्लांट में इन्वेस्ट करे, इनको अट्रैक्शन देने के लिए इनको डॉलर बेस्ड रिटर्न दिया है। इनको डॉलर बेस्ड रिटर्न दिया है, इनका रिटर्न डॉलर, इनकी कमाई डॉलर बेस्ड होती है। तो डॉलर बेस्ड का मतलब इनको एक्सचेंज रेट रिस्क भी नहीं है, आईपीपी वालों को एक्सचेंज रेट रिस्क भी नहीं है, और इनकी कमाई भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो नॉर्मली ये जितने भी आईपीपीज है ना, ये लोग बड़ा अच्छा डिविडेंड देते हैं। ये इनका पे आउट 70-80% जो कमाते हैं उसका 70-80% ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप इस वजह से आईपीपीज में भी अगर इन्वेस्ट करें तो वहां भी आपको अच्छा डिविडेंड मिल सकता है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देख सकते हैं आप इसमें। नाउ अब एक और बात देखें, आपको 4 कान और 4 आंखों के साथ मार्केट को देखना है। एक कंपनी है, मैं पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ, पीटीसीएल। एक दौर में पीटीसीएल 20 रुपए के आसपास आ गया था,
और साल का 2 रुपए डिविडेंड देता था फिक्स, 1 रुपया 6 महीने में, फिर 6 महीने में, हाफ ईयरली 1-1 रुपए करके साल का 2 रुपए डिविडेंड देता था। 20 रुपए का शेयर होता था, 2 रुपए डिविडेंड देता था, 10% इसकी यील्ड बनती थी, मुझे याद है। लेकिन बीच में पाकिस्तान में, आज से कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ, जब 3G आया ना, तो 3G के लाइसेंस की कुछ ऑक्शन वगैरह थी, सही? तो वो अरबों रुपए का लाइसेंस था 3G का। तो पहले से ही बता दिया जा रहा था कि अब जब ये पीटीसीएल वो लाइसेंस खरीदेगी गवर्नमेंट से, पीटीसीएल जब वो लाइसेंस खरीदेगी, तो पीटीसीएल के जेब से अरबों रुपए निकल जाएंगे। तो जब अरबों रुपए निकल जाएंगे, तो वो जो 6 महीने करीब आने वाले थे ना, तो पहले से प्रिडिक्शन आ गई थी कि इस बार तुम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना। मार्केट में एक आवाज आ गई थी कि जब ये सारा पैसा, पीटीसीएल इतना बड़ा पैसा लाइसेंस खरीदने पे लगा देगी, तो इसके जेब में क्या बचेगा, तो तुम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना। ये पहले से मार्केट में एक आवाज आ गई थी। तो ऐसी चीजें को भी आपने देखना होगा। ठीक है, हिस्ट्री अपनी जगह, लेकिन करंट पोजीशन तो देखो, जेब में कितना पैसा है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अभी ये कोविड की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी, स्टेट बैंक की भी हालत बिगड़ गई। तो स्टेट बैंक ने भी, जितनी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स है ना, उनको एक ऑर्डर दे दिया है। देखो, उनको ये ऑर्डर दे दिया था स्टेट बैंक ने, हैज ऑर्डर्ड नॉट टू गिव डिविडेंड्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कुछ बैंक्स ऐसी हैं पाकिस्तान में जो क्वार्टरली डिविडेंड दे रही थी, कुछ बैंक्स के शेयर्स ऐसे हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड, तो स्टेट बैंक ने ऑर्डर दिया, भाई अभी 6 महीने तक कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। अभी 6 महीने की तक कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड हालात खराब है। तो ऐसे फैक्टर्स को देख लेना भाई। आप न्यूज को डेली बेसिस पे पढ़ो, तब जाके आप इतना अप टू डेट रहोगे कि यार ये हमें, यानी ये आप डिविडेंड की नीयत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उधर से ऑर्डर ये नाफिज हो गया है कि यार आप, ये तो कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती। ओके, तो ये वाले जो सारे फैक्टर्स है ना, इन सारे फैक्टर्स को आपने लाजमी अकाउंट फॉर करना है। इन सारे फैक्टर्स को लाजमी अकाउंट फॉर करना है। तो देखिए, मैं समराइज करता हूँ, गौर से सुने। कंपनी की हिस्ट्री भी आपने देखनी है, ये भी हिस्ट्री देखनी है बिल्कुल डिविडेंड के लिए। आपने उसका स्ट्रक्चर देखना है कि अगर उसके मालिक बाहर बैठे हैं तो वो पैसा निकलवाएंगे, बिल्कुल। आपने ये देखना है कि इधर देखें कि अगर वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, तो गवर्नमेंट हमारी बेचारी गरीब है, उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो निकालेंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे पता लग जाता है डिविडेंड निकलेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, और मैंने आईपीपीस की भी एग्जांपल दी है, तो उससे। लेकिन ये तो सही है, ये फैक्टर्स देखें, लेकिन साथ साथ कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखेंगे। कंपनी के जेब में इस साल कैश कितना है, वो फैक्टर्स को भी देखना है। जैसे मैंने आपको 3G की एग्जांपल दी, हाँ, कोविड की एग्जांपल दी, स्टेट बैंक के ऑर्डर की, भाई इस साल के हालात क्या है ये भी तो देखो। तो अंधे होके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हमने। वाह, एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये देखें स्क्रीन पे। देखें, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं कुछ गर्म शेयर होते हैं, जो बहुत धड़ 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 मूव होते हैं। आप उनको देखें ना, ऐसे मूव होते हैं, स्पीड से मूव होते हैं। तो उनका बीटा रिस्क हाई होता है। बीटा रिस्क, या कुछ फाइनेंस की जबान में बीटा इक्विटी उनका हाई होता है। मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूं, देखो सुनो। अगर ये बीटा आप डिफरेंट स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन में, फॉरेन जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब में लिखा होता है। बीटा का, अगर बीटा लिखा हुआ है, आपने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया उसका बीटा 2 है, उसका बीटा 2 है, देखें सुने। इसका मतलब ये इतना गर्म तरीन शेयर है कि अगर स्टॉक मार्केट यानी इंडेक्स 10% बढ़ेगा ना, इंडेक्स 10% ऊपर जाएगा, इधर देखें, तो इस शेयर की प्राइस 20% ऊपर जाएगी। यानी ये मार्केट से भी डबल रिएक्ट करता है। मार्केट का इंडेक्स सिर्फ 10% बढ़ा, ये शेयर 20% ऊपर जाएगा, छक्का मार देगा। और अगर इंडेक्स 10% गिरेगा, तो ये शेयर गिरेगा भी, इसकी प्राइस 20% गिरेगी। तो ये गर्म शेयर हुआ ना, यानी ये बहुत सेंसिटिव शेयर हुआ कि मार्केट सिर्फ 10% बढ़ी और ये शेयर ठक डबल बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। मार्केट गिरी 10%, तो ये गिरेगा भी 20%। तो ये गर्म तरीन शेयर है। फिर एक होता है बीटा 1। बीटा 1 का मतलब बिल्कुल स्टॉक मार्केट के साथ चलना, कि अगर इंडेक्स तुम्हारा 10% बढ़ रहा है, तो तुम्हारी शेयर प्राइस भी, इस शेयर की प्राइस भी 10% बढ़ती है, एवरेज, ऑन एवरेज। अच्छा, इसी तरह बीटा 0.5 का मतलब क्या है? बीटा 0.5 का मतलब ये है कि इंडेक्स का हाफ से चलेगा। इंडेक्स 10% बढ़ेगा ना, तो इस शेयर की प्राइस सिर्फ 5% बढ़ेगी। तो ये हुआ लेस सेंसिटिव, ये बिल्कुल लेस सेंसिटिव विद इंडेक्स है, लेस सेंसिटिव विद इंडेक्स है। ठीक है, अब जरा बात को सुने और ये एडवाइस लें। अब देखें, ये सीखें भाई, ये पढ़ने आए हो तो ये चीजें, ये सब चीजें अब आपको आनी चाहिए। आज के बाद लोग बात कर रहे हो, न्यूज में आ रहा हो, मोबाइल की एप्लीकेशन में लिखा हुआ आ रहा होता है, ये तब आप समझें। देखें,
बीटा 2 का मतलब अगर मार्केट 10% बढ़ी तो वो शेयर 20% बढ़ जाएगा, और गिरी 10% तो गिरेगा भी 20%। हर तरफ से रिस्की है, हाई रिस्की है। और बीटा 1 का मतलब जो बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चलेगा, और बीटा 0.5 का मतलब लेस सेंसिटिव। अब आपको आज देखें, एक होता है बाजार का रुख, बाजार का रुख। कभी कभार ऐसी अच्छी न्यूज आना शुरू होती है और बिल्कुल मुल्क पॉजिटिव हो जाता है कि फिर बाजार का रुख ऊपर की तरफ होता है। जैसे सी पैक की न्यूज पाकिस्तान में आई थी, सी पैक और ये सब अच्छी अच्छी बातें पाकिस्तान। मैंने जो लास्ट पहली मुलाकात में शायद बताया था आप लोगों को कि वो जो पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट का हिस्सा बनने वाला है, और ये इमर्जिंग मार्केट, और ये सब, ये सारी न्यूज कई बार एक्यूमुलेट होती है और फिर 1-1.5 साल तक मार्केट ऊपर जाने की होती है। ऐसे टाइम आता है, गोल्डन टाइम। तो जब बाजार का रुख ऊपर की तरफ होना, तो आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट करें जिनका बीटा ज्यादा हो, जिनका बीटा ज्यादा हो, क्योंकि अब आपको मार्केट 10% बढ़ेगी और आप ठक 20% का छक्का मार दोगे। सही है। और जब बाजार का रुख नीचे की तरफ हो, तवज्जो, जब बाजार का रुख नीचे की तरफ हो तो उन शेयर्स में इन्वेस्ट करो जिनका बीटा कम हो, जिनका बीटा लेस देन 1 हो, जिनका बीटा लेस देन 1 हो। क्योंकि आप मार्केट 10% गिरेगी और आपका शेयर सिर्फ 5% गिरेगा, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बचाने की एक टेक्निक है, ये बचाने की एक टेक्निक है। देख ले, मैंने नीचे लिख दिया है, व्हेन मार्केट ऑन अपवर्ड ट्रेंड इन्वेस्ट इन शेयर्स विद हाई बीटा, एंड व्हेन मार्केट ऑन डाउनवर्ड ट्रेंड देन इन्वेस्ट इन शेयर्स विद लो बीटा। ये जहन में रखना। ये आपको हर एक सेकंड में ये न्यूज पता लग जाती है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर एक सेकंड में हर अगली वेबसाइट पे ये डाटा अवेलेबल होता है, हर अगली वेबसाइट पे ठक करके डाटा ये अवेलेबल होता है। सही। चले, अब एक मैंने आगे क्या लिखा है, सम लिटिल नॉलेज, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन मजेदार बातें आनी चाहिए। आप कई बार फोन करते हो अपने ब्रोकर को तो वो ये बातें बोलता है, आपको आनी चाहिए। देखें माय डियर स्टूडेंट, कुछ लोग अपने पैसों से शेयर्स खरीदते नहीं है, बहुत बुरे लोग होते हैं वो। यानी वो मार्केट में लोन लेके खेल रहे होते हैं, हाई रिस्की पीपल। है भी गलत काम और वैसे होते भी हाई रिस्की लोग हैं। और हम लोग तो कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने पैसों से खेलो, और उस पैसों से खेलो जिसकी जरूरत ही ना हो, यानी आप होल्ड कर सको कई सालों तक, बस तो जीत जाओगे। अब इधर देखें, आपको पता है जो बंदा लोन लेके शेयर्स खरीद रहा है उस पर डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लगता है। स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स उसको जो भी लोन देते हैं वो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। सही है, सुनना। तो अगर मैंने एक मंडे को शेयर खरीदा, गौर से सुनना, मैंने मंडे को शेयर खरीदा, मंडे वाले दिन मार्केट अप डाउन हुई, मैंने होल्ड कर लिया, एक दिन का इंटरेस्ट लग गया। ट्यूसडे को भी मार्केट खुल रही है, बाजार खुल रही है, मैंने खेला। ये वो दिन है जिसमें मार्केट परफॉर्म तो कर रही है ना। अब जब फ्राइडे आता है ना, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हमारी बाजार बंद होती है, सैटरडे संडे हमारी स्टॉक मार्केट बंद होती है। तो जो लोग लोन, तवज्जो सुने, जो लोग लोन पे खेलने वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार हम फ्राइडे वाले दिन शेयर्स बेच देते हैं, क्यों, 2 दिन बाजार बंद है, 2 दिन का क्यों इंटरेस्ट खाएं, 2 दिन का इंटरेस्ट हम पे ऐसे ही लगेगा। तो हम फ्राइडे वाले दिन बेच के मंडे के दिन सुबह फ्रेश बाइंग करेंगे, फिर पूरा हफ्ता खेलेंगे, फिर फ्राइडे को बेच देंगे, क्योंकि हम सैटरडे संडे तो ऑफ डेज है, उस दिन तो कोई मार्केट की मूवमेंट ही नहीं है, ना हम उस दिन कोई बैटिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उस दिन, तो हम देख भी नहीं सकते मार्केट को। तो फ्री फंड में हमारा 2 दिन का इंटरेस्ट जाएगा। तो ऐसे कितने इन्वेस्टर्स होते हैं जो फ्राइडे वाले दिन सेलिंग कर देते हैं, जो फ्राइडे वाले दिन अपना माल बेच देते हैं। तो जब फ्राइडे वाले दिन वो लोग अपना माल बेचते हैं तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सेलिंग ज्यादा आती है, फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सेलिंग ज्यादा आती है, इस वजह से स्टॉक मार्केट गिरने का चांस होता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट गिरने का थोड़ा सा एक हल्का सा इफेक्ट आता है, फ्राइडे वाले दिन का एक हल्का सा इम्पैक्ट आता है गिरने वाला, याद रखना। ये आपको नजर आएगा, कभी कभार आप कॉल करोगे ना ब्रोकर को, बोलता है यार जुम्मे का इफेक्ट है यार, क्योंकि आज वो सारे जो मार्जिन पे काम करने वाले लोग हैं और जो लोन पे काम कर वो बेचते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ, रमजान, ये एग्जांपल आपको पता है रमजान एंड पे एक साथ पूरे 7-8 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड आता है, 7-8 दिन की छुट्टी होती है। तो वंस अगेन जो लोग लोन पे काम कर रहे होते हैं वो बोलते हैं यार 7-8 दिन बाजार बंद है, हम बैठ के मुफ्ते में क्यों इंटरेस्ट अपने ऊपर लें, क्यों हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन लें। तो वो भी उससे पहले पहले अपना माल बेच के फिर ईद के बाद फ्रेश बाइंग करते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ भी थोड़ा सा मार्केट गिर रही होती है एंडिंग डेज पे, तो ये इसकी रीजंस होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए और पहले से अलर्ट होना चाहिए। देखो अपने डिसीजन इसी हिसाब से होंगे कि कब मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें जहन में फिल्म ठकाठक चलनी चाहिए, इतनी तेजी चाहिए स्टॉक मार्केट में। यस, एक और जबरदस्त चीज, समटाइम्स यू कीप एन आई ऑन कंपनीज पोर्टफोलियो। भाई एक बात सुनो, ऐसी न्यूज मार्केट में आती है, कई बार ये चीजें डिस्क्लोज भी होती हैं। हमारे यहाँ एक शेयर था हमारी स्टॉक मार्केट में, पाक टोबैको, पाक टोबैको। ये शेयर मुझे याद है 100 रुपए से 1000 रुपए पे गया था। अब क्यों गया था, ये लंबी चौड़ी वजूहात हो सकती है इसकी, कोई भी सट्टे पे भी जा सकता है कोई भी। 100 रुपए से ये शेयर 1000 रुपए पे गया था, 100 रुपए से 1000 रुपए पे ये शेयर गया था, ठीक है।
अब मार्केट में ये एक आवाज थी कि ये कंपनी है सेंचुरी इंश्योरेंस और इसने इस कंपनी के कई लाखों शेयर्स या मिलियंस शेयर्स मैं बोल दूं, मिलियंस शेयर्स खरीदे हुए हैं 100 रुपए के रेट पे इस कंपनी ने, सेंचुरी इंश्योरेंस ने। क्योंकि हर कंपनी के पास आजकल आजकल के दौर में हर अगली कंपनी के पास एक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करना, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना। तो देखो, पाक टोबैको का शेयर 100 रुपए से 1000 रुपए गया, जबकि सेंचुरी इंश्योरेंस ने इसके शेयर्स खरीदे हुए थे 100 रुपए के हिसाब से, कई बिलियंस, और आज भी सेंचुरी इंश्योरेंस के पास पड़े हुए। तो इसका मतलब 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए का हुआ तो एक शेयर का 900 रुपए का गेन हुआ, 900 रुपए का गेन हुआ पर शेयर। हाँ, तो वो गेन इसको हो गया ना, इंश्योरेंस वाले को, सेंचुरी इंश्योरेंस वाले को। तो सेंचुरी इंश्योरेंस का ये गेन उसकी इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपने इस सेंचुरी इंश्योरेंस के शेयर्स भी खरीदे हैं तो आपको भी तो फायदा होगा, क्योंकि आपने आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसने आगे दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो कि बड़ी है, तो वो सारा बेनिफिट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है कि यार किस कंपनी के पास किस कंपनी के कितने शेयर्स पड़े हैं, ये भी होता है। और ये भी न्यूज मार्केट में लोग निकलवा रहे होते हैं, ये भी स्टडी हो रही होती है कि भाई इसने इसके इतने शेयर इस रेट पे लिए हैं और अब ये शेयर यहाँ तक हो गया है तो इसको इतना बेनिफिट हुआ होगा, तो पहले से शेयर्स पकड़ के रख लो, आपको भी बेनिफिट हो सकता है। नहीं समझे? नो यार, एक कंपनी के एंगल से सोचो। एक कंपनी कंपनी शेयर इशू कब करती है? कंपनी मार्केट में शेयर इशू तब करती है जब स्टॉक मार्केट उठी हुई हो। उसकी वजह, जब स्टॉक मार्केट उठी हुई होगी तो शेयर्स महंगे होंगे। तो अब कंपनी जब अपने नए शेयर इशू करेगी तो महंगे दामों पे इशू करेगी ना। भाई आप इसको सिंपल समझो यार, देखो, अगर मार्केट गिरी हुई है, मेरी कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है, मार्केट प्राइस 100 रुपए पर शेयर है हमारी कंपनी की, तो अब मैं नए शेयर भी इशू करूंगा तो 100 रुपए के आसपास ही करूंगा ना, 80 रुपए पे, 80 70। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट बहुत उठी हुई है और मार्केट प्राइस मेरी शेयर की 500 रुपए चल रही है, तो अब मैं आराम से 400 रुपए के हिसाब से भी शेयर इशू कर सकता हूँ ना, तो मुझे मार्केट से ज्यादा पैसा मिलेगा ना, बहुत बड़ा पैसा मिलेगा ना। तो शेयर इशू करने का टाइम क्या है कंपनीज के एंगल से सोचो, जब बाजार उठी हुई हो। और शेयर्स बायबैक करने का टाइम क्या है बताऊं? कंपनी शेयर्स बायबैक भी करती है, प्लीज इसको सुने। कंपनी शेयर्स बायबैक भी करती है, उसका राइट टाइम होता है जब मार्केटें गिरी हुई हो, तो आप अपने ही शेयर्स वापस खरीद लो, अपने ही शेयर्स वापस खरीद लो, तो उस टाइम आपको फायदा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे लगता है मैथमेटिकली बात समझाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एडवांस हल्का सा जाने दें ताकि आप लोग, ये न्यूज इतनी एप्पल कंपनी के साथ भी है, ये वो कौन है बंदा यार, वॉरेन बुफे की जो कंपनी है, बर्कशायर हीथवे क्या कुछ नाम है, इस तरह का कोई नाम है, उस कंपनी के साथ भी ये न्यूज आ रही है। तो मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ, देखें सुने। आप सब जानते हैं कि कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो शेयर प्राइस बढ़ती है। अब सुने, एक कंपनी ने आज नए शेयर इशू किए और बहुत हाई प्राइस पे किए, तो नए शेयर इशू करेगी तो कंपनी का डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नए शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी का डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना। तो लेट अस से कंपनी का डिनोमिनेटर बढ़ा है, ये देखें 10% से बढ़ा है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने बहुत हाई प्राइसेस पे जब मार्केट उठी हुई थी तब शेयर इशू किए, तो बहुत सारा पैसा आया कंपनी के पास, बहुत सारा पैसों का भरा हुआ टोकरा आया। अब कंपनी ने जब इन्वेस्ट किया ना, जब वो बहुत सारे पैसे आ गए और कंपनी ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करेगी कंपनी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो ऊपर प्रॉफिट 30% बढ़े। जरा देखें, यहाँ देखें, कंपनी ने नए शेयर इशू किए जिसकी वजह से नए शेयर्स बढ़े तो डिनोमिनेटर बढ़ा, और लेटेस्ट से डिनोमिनेटर 10% बढ़ा। लेकिन कंपनी ने ऐसे राइट टाइम पे शेयर इशू किए जब मार्केट बहुत हाई थी, जब मार्केट बहुत हाई थी तो बहुत बड़ी प्राइस मार्केट से उठा ली, और वो जब बहुत सारे पैसे उठा लिए और वो इन्वेस्ट किए, तो न्यूमरेटर 30% से बढ़ा। जरा दिमाग से सोचें, डिनोमिनेटर 10% से बढ़ रहा है और न्यूमरेटर 30% से बढ़ रहा है, तो ईपीएस बढ़ेगा ना। तो ये एक स्मार्ट मूव होता है, ये एक स्मार्ट मूव होता है कि जब मार्केट बहुत हाई पे हो तब आप शेयर इशू करो और बहुत पैसा मार्केट से उठा लो और फिर उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये ईपीएस बढ़ाने की एक टेक्निक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, राइट टाइम टू इशू शेयर्स, न्यू शेयर्स व्हेन मार्केट इज हाई, जब मार्केट हाई हो। सही। अब राइट टाइम टू बाय बैक शेयर्स, भाई ये आजकल ये बड़ी न्यूज आ रही है, आप जाके न्यूज सिर्फ लिखें जाके नेट पे, एप्पल कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है, ये ये जो कोक कंपनी है, और ये जो मैंने अभी नाम लिया ना, क्या नाम है,
जो दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे की जो कंपनी है वो भी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है। अब शेयर्स बायबैक करने से क्या होगा, जरा आप एक मिनट यहाँ देखें, मैं इसी इफेक्ट को उल्टा कर रहा हूँ, सब तवज्जो से देखें। शेयर्स बायबैक करने से ये होगा कि आपके पास जो कंपनी के पास पैसे पड़े हैं वो कंपनी लोगों को दे के लोगों से शेयर ले लेगी। भाई शेयर इश्यू करने का उल्टा अमल है ना। इश्यू करते वक्त आप शेयर इश्यू करके पैसे ले लेते थे और फिर इन्वेस्ट करते थे, और शेयर बायबैक करने का मतलब जो कंपनी में पैसा पड़ा है वो कंपनी दे रही है लोगों को और लोगों से शेयर्स वापस ले रही है। तो इधर देखें, शेयर्स बायबैक करते वक्त जब कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी तो डिनोमिनेटर कम होगा ना, डिनोमिनेटर कम होगा, लेकिन साथ साथ न्यूमरेटर भी तो कम होगा। जब कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी तो अपने पैसे लोगों को लौटा देगी, लोगों को लौटा देगी तो शेयर्स तो कम हो गए, लेकिन कंपनी के पैसे भी कम हो गए, तो अब कंपनी कम इन्वेस्ट करेगी ना। अब कंपनी कम इन्वेस्ट करेगी तो आपके प्रॉफिट्स भी तो गिरेंगे। तो अब अकलमंदी ये है कि कंपनी तब शेयर्स बायबैक करे जब मार्केट लो हो, जब मार्केट बहुत गिरी हुई हो, तबाह हुई हो, तो उस टाइम आप सस्ते दामों में शेयर्स बायबैक करोगे तो कंपनी की जेब से कम पैसे जाएंगे। कम पैसे जाएंगे तो सोचो, न्यूमरेटर सिर्फ लेटेस्ट से 5% गिर रहा है, आपका न्यूमरेटर सिर्फ थोड़ा सा गिरेगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं गिरेंगे, जबकि आपका डिनोमिनेटर 10 या 20% एक साथ गिर जाएगा। तो वंस अगेन आपके ईपीएस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, वंस अगेन आपके ईपीएस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, वंस अगेन आपके ईपीएस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, वंस अगेन आपके ईपीएस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो देखें, ये बात जहन में रखना कि राइट टाइम टू इश्यू शेयर्स व्हेन मार्केट इज हाई एंड राइट टाइम टू बाय बैक शेयर्स व्हेन मार्केट इज लो। तो ये लोग अभी जो कोविड की वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह गिरी थी ना, तो उस टाइम ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रहा था कि दिस इज वेरी गुड फॉर एप्पल कंपनी, और कुछ कंपनीज इसमें एक तरीके से एडवांटेज ले जाएंगी कि वो सस्ते दामों पे अपने शेयर्स बाय बैक कर लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी फ्यूचर में ईपीएस वगैरह पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि आपने सस्ते दामों में वापस उठा लिए शेयर, राइट। तो इसके रीजन मैंने लिख दिए कि राइट टाइम टू इश्यू शेयर्स व्हेन मार्केट इज हाई, तो कैश फ्लो भी ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, जो मैंने ईपीएस से समझाया। एंड राइट टाइम टू बाय बैक शेयर्स व्हेन मार्केट इज लो, तो इसका भी कैश फ्लो पे अच्छा इंपैक्ट आएगा क्योंकि कम पैसों में आपको वापस मिल गए शेयर्स, राइट, और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आपको अच्छा आएगा। नाउ अब हम एक लास्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको नहीं भूलिएगा भाई प्लीज, वरना आप रोएंगे। मैं यूं बोलता हूं कि कभी ऐसा भी होता है कि आप एक कंपनी को इतना अच्छी तरह जानते हैं कि आपका अपना बंदा अंदर बैठा होता है, कंपनी का सीईओ आपका समझ लो भाई है, हर चीज आपको पता है कंपनी के बारे में, और आपको ऐसे ऐसा यकीन के साथ बात पता है, नहीं यूं भी बोला जाता है, कई बार ऐसी मार्केट में टिप चलती है कि यार तू घर बेच के शेयर ले ले, जा अपना घर बेच के शेयर ले ले, ऐसा शेयर है। और वाकई लोग ईमानदारी से टिप भी दे रहे होते हैं, कोई आपके ऐसा जानने वाले होते हैं, और ऐसी अंदर की न्यूज होती है। तो कुछ लोग जब ऐसी न्यूज मिलती है ना तो अपने सारे पैसे एक शेयर पे लगा देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस भाई, ये खतरनाक है यार। सारे पैसे एक शेयर पे लगा देना भाई, कमाई भी होती है आपको, कई बार न्यूज पक्की है, लेकिन ये जरूर याद रखें, कभी कभार कुछ वन ऑफ इवेंट ऐसे हिस्ट्री में हुए ना कि फंडामेंटल तरीन शेयर यानी बेहतरीन शेयर तबाह होकर रह गया, ऐसे कभी कभार वन ऑफ इवेंट आते हैं। तो वो जरा ख्याल रखें। मैं आपको एक दो किस्से सुना देता हूँ। हमारी मार्केट में ये फौजी सीमेंट एक शेयर एक दौर में बहुत अच्छा शेयर था, और ये ऐसा इंडस्ट्री के साथ यानी सीमेंट इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। फिर फौजी की जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे एफएफसी हो या फौजी फर्टिलाइजर हो, एफएफबीएल हो, छोटा फौजी हो या फौजी सीमेंट हो, ये सब डिविडेंड देने के माहिर हैं। क्योंकि ये लोग डिविडेंड इसलिए देते हैं क्योंकि फिर वो फौजियों को पैसा यानी वो पूरा उनका फंड चलाना होता है, तो उनकी जरूरत होती है, तो डिविडेंड निकालना समझ लें इनकी पॉलिसी होती है, लोग डिविडेंड निकालते ही निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता था। और मुझे याद है आज से कुछ 2017-16 की बात है, या उससे पहले की बात है शायद थोड़ी, तो उसमें 43 रुपीज तक का ये शेयर हो गया था और सब लोगों की बेस्ट पिक थी ये। एक दिन हम लोग सुबह बैठे थे, अचानक से न्यूज आई कि इसका प्लांट गिर गया है। 2 मिलियन टन कैपेसिटी वाला प्लांट था इसका, 2 मिलियन टन कैपेसिटी वाला प्लांट, इसका प्लांट गिर गया है। तो हम लोगों ने एक पल के लिए सोचा यार शायद हमें अंग्रेजी सही नहीं आती, यार न्यूज सही नहीं पढ़ी हमने। तो फिर हमने जरा इंक्वायरी की ना, तो पता चला कि वाकई उनका जो उनका साइलो था ना, जो ब्लिंकर जिससे वो सीमेंट बनती थी, वो पूरा बड़ा प्लांट, वो पूरा प्लांट तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी गिर गया वो प्लांट। इतना बड़ा हादसा। तो उसकी वजह क्या थी
कि उन्होंने 3-4 दिन पहले उनके उस प्लांट में क्रैक आना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने मेंटेनेंस टीम को बुलाया। तो बस वो मेंटेनेंस टीम आई और उनका इन्होंने आदमजी इंश्योरेंस से इंश्योरेंस भी कराई हुई थी। आदमजी इंश्योरेंस से अपना पूरा सारा सेटअप इंश्योर्ड भी कराया हुआ था। तो वही हमारे यहाँ आपको पता है ना कि वो मेंटेनेंस टीम आई और इंश्योरेंस वाले आए, उन्होंने कहा नहीं यार चल जाएगा, अभी कुछ ही तो क्रैक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने 2-3 करोड़ रुपए का क्लेम कुछ मांगा था। उन्होंने कहा यार चल जाएगा, चला चला चला, जैसे हमारे यहाँ जो घरों में इलेक्ट्रिशियन वगैरह नहीं बुलाते, यार चल भाई चल जाएगा, अभी 1 साल और निकल जाएगा, मोटर चलेगी। तो वही मेंटेनेंस की टीम है, उसने कहा सर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्रैक आया हुआ है, और यही आदमजी इंश्योरेंस वालों को बुलाया। उन्होंने कहा यार चलाओ यार, अभी कौन क्लेम देगा, कौन 2-3 करोड़ का, यार चला चला, कोई मसला नहीं है। और फिर 3 दिन बाद वो पूरा साइलो गिर गया और फिर इतना लॉस हुआ इस कंपनी को। आपकी सोच है, ये लोअर लॉक की बाहर आ गई थी, यानी वो लॉक रुक ही नहीं रहे थे, और शेयर प्राइस 43 से एकदम फिर मुझे याद है 23 पे आई थी। 43 से ये 23 पे शेयर प्राइस आई थी। 43 से एकदम 23 पे ये शेयर प्राइस आई थी। तो भाई ये बेस्ट शेयर था ये उस वक्त का। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्रीज में कभी ऐसा नहीं हुआ, पिछले 20-25 साल में कभी प्लांट किसी का नहीं गिरा, इसका गिर गया था। तो अब अगर आपने इस शेयर को हैविली बाय किया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट आधी हो गई। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, चाहे अब आप इसका सीईओ आपके घर का बंदा क्यों ना हो, इस चीज को कौन रोक सकता है भाई। एक आखिरी एग्जांपल, एचबीएल। एचबीएल आप किसी से भी पूछें, ये शेयर मार्केट में और वैसे भी बैंक्स में पाकिस्तान का बड़ा रेप्यूटेबल बैंक माना जाता है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक, समझ लो ब्रांडेड बैंक, जिसकी ब्रांचेस दुबई में, न्यूयॉर्क में और कितनी जगहों पे, अफ्रीका में भी शायद इसकी ब्रांचेस हैं। एचबीएल ऐसा बैंक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देता था, बहुत अच्छे डिविडेंड्स, हमेशा कंसिस्टेंट, लोगों की बेस्ट पिक, लोग अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इसको रखना पसंद करते थे हमेशा से। लेकिन एक बार एक ऐसी बुराई आई कुछ सालों पहले कि इन्होंने, आपने नाम सुना होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल रेगुलेशंस। वैसे मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बोल दूं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मैंने खुद 3 वीडियोस बनाई थी, आज से करीब 6 महीने पहले, कुछ अर्से पहले मैंने इसकी वीडियोस बनाई थी एएमएल पे। तो वो शॉर्ट वीडियोस हैं, 4-4 5-5 मिनट की, जिसमें इसकी पूरी हिस्ट्री है एफएटीएफ की। वो वीडियोस भी मैं आप लोगों को किसी तरह सेंड करूंगा, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो देखने वाली है, उसमें बड़ा सीखने की वीडियोस हैं। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो हुआ ये कि एचबीएल की एक ब्रांच न्यूयॉर्क में भी थी, और न्यूयॉर्क वाली ब्रांच ने एक गुड गाय लिस्ट बनाई हुई थी। जरा गौर से सुनिएगा, न्यूयॉर्क वाली ब्रांच ने न्यूयॉर्क वाली ब्रांच ने एक गुड गाय लिस्ट बनाई हुई थी। गुड गाय लिस्ट, व्हाट इज गुड गाय लिस्ट? यानी बैंक्स अपने कुछ कस्टमर्स पे इतना ट्रस्ट करती है कि उनको फिर स्क्रूटनी नहीं करती, उनको बोलती है आप खुल के ट्रांजेक्शन करें, आप खुल के ट्रांजेक्शन करें, आप हमारे रिलायबल कस्टमर्स हैं। तो इन्होंने इतना ज्यादा एतमाद किया हुआ था उस गुड गाय लिस्ट पे कि उन गुड गाय लिस्ट वालों ने फिर ऐसे वायर ट्रांसफर और स्विफ्ट ट्रांसफर ऐसे किए ईरान के साथ या ऐसे मुल्कों के साथ किए जिन पे सैंक्शन लगी हुई थी, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो गई और ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई। फिर एकदम यूएस गवर्नमेंट एक्टिव हुई और इन्होंने इनको पकड़ा, और इनकी पूरी कितने, इन्होंने 53 के करीब कोई वायलेशंस की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। और अल राजी बैंक का भी एक नाम आया था, सऊदीया का एक बैंक था, जिसके साथ भी इनकी ट्रांजेक्शन हुई थी बीच में, वो टेररिस्ट फंडिंग और क्या क्या चीजें। $600 मिलियन की इन पे पेनल्टी लगी थी, ठक ठक, $600 मिलियन। फिर इन्होंने जाके केस लड़ा और फिर इनकी कुछ हद तक जान पहचान भी थी। तो रो के फिर ये पेनल्टी $225 मिलियन पे आई थी। और $225 मिलियन समझ लो इनका 1 साल का प्रॉफिट भी इससे कम होता था, तो पूरा प्रॉफिट ही नीचे से वाइप आउट हो गया। तो एकदम वो ₹230 का शेयर एक टाइम के लिए ₹150 पे भी आया था, इसके ब्लॉक सेलिंग ₹150 पे भी हुई थी। तो यार ऐसी कभी कभार ऐसी बुराई भी आ जाती है, यानी एक वन ऑफ इवेंट ऐसा आ जाता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता और पूरा तबाह हो जाता है। तो स्ट्रिक्टली एक शेयर में हैविली इन्वेस्ट ना करें, स्प्रेड करें, स्प्रेड करें। मैंने लास्ट मीटिंग में ही बोला था, इवन पूरा इक्विटी में भी इन्वेस्ट ना करें, डेट और इक्विटी का अपना वो पोर्टफोलियो बनाएं, राइट? ओके, चलें आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।